नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। हम आए हैं गुरु अंगद देव एनिमल साइंस वेटनरी यूनिवर्सिटी लुधियाना में, जिसे गढ़वासु के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे साथ मौजूद हैं गढ़वासु के वाइस चांसलर इंद्रजीत सिंह जी। जैसे कि बीते साल भी आप लोगों ने सुना और देखा कि लंपी डिजीज़ ने गायों को बहुत प्रभावित किया था। एक बार फिर पहले राजस्थान से कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं कि लंपी डिजीज़ ने अपना प्रकोप गाय पर फिर दिखाना शुरू कर दिया। इसकी वजह क्यों है, क्यों इतनी जल्दी जल्दी ये बीमारी सामने आ रही है, या क्या इससे कैसे बचाव हो सकता है? क्या हमें वो कदम उठाने पड़ेंगे कि हम अपनी गायों को उससे बचाएँ? तो इस बारे में हम जानते हैं वीसी साहब से। सर, लंपी डिजीज़ का प्रकोप बीते साल काफ़ी रहा, लेकिन उसके बाद बहुत राहत मिली, वैक्सीन लगी और भी बहुत सारे काम हुए, लेकिन एक बार फिर कुछ केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। इसकी वजह क्या है सर? देखिए, ये जो एक वायरल डिजीज़ है, जैसे कोरोना आया था तो कोरोना भी एक वायरस है। इसी प्रकार लंपी स्किन डिजीज़, ये कैप्रीपॉक्स वायरस एक होता है, उसके कारण होती है। न केवल गाय में होती है, ये जो गोट पॉक्स का इसका वायरस है, तो गोट के अंदर ये पॉक्स करता है, शीप पॉक्स करता है। तो इसीलिए इसके अगेंस्ट बचाव के लिए पहले इंडिया में नहीं होती थी, 2 साल पहले 3 साल पहले आई है, और ये उधर उड़ीसा साइड से अपने देश में आई है। पर उसके बाद साल एक तो वो वहीं पे रेस्ट्रिक्टेड रही, फिर साउथ की तरफ गई, साउथ से फिर इधर महाराष्ट्र से होती हुई, राजस्थान होती हुई, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तक पहुँची है। तो इसका जो वायरस है पहले इंडिया में कभी नहीं हुई है। तो ये लगभग 1970 तक तो ये वहीं पर उसमें साउथ अफ्रीका की डिजीज़ है, वहाँ से एमिनेट हुई थी। और कई सालों तक 1970 के आसपास पहली बार पता चला, फिर उसके बाद ये 2000 लगभग 2 तक वहीं सीमित रही। 2002 के बाद मैं ये मानता हूँ कि ये थोड़ा जो क्लाइमेट चेंज की कारण है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके कारण जो वेक्टर वगैरह हैं, जो मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, वो भी उनकी जो अप्रोच है, जो उनकी रीच है, वो बढ़ती जा रही है, वो काफ़ी दूर तक मार कर रहे हैं। तो उस कारण वो अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देश में, अलग अलग राज्यों में ये पहुंच गई है। और ये पहले जिस तरह मंगोलिया गई, चाइना गई, तो इस प्रकार ये अब इंडिया में भी आ गई थी 2-3 साल पहले। और होते होते ये पंजाब, हरियाणा में, राजस्थान में लास्ट ईयर काफ़ी प्रकोप रहा इसका। और इसकी प्रॉब्लम ये है कि हमारे एनिमल जो है उनमें रेजिस्टेंस नहीं थी, क्योंकि हमारे पास कभी आई नहीं है बीमारी, तो हम ना ही इसकी कोई वैक्सीनेशन करवाते थे। परंतु लकीली जो हमारी भैंस है उसके अंदर बड़ी रेजिस्टेंस उसके अंदर मिली है, उनके अंदर खतरनाक बीमारी नहीं हुई, कोई मृत्यु यदि कोई हुई तो बड़े ही कम, एक आधे किसी केस की हुई है, पर उसके अंदर लक्षण भी बड़े कम आए हैं। उसने नुकसान भी भैंस में कम किया है, जबकि गायों में ज़्यादा किया है, और गायों में भी जो देसी गाय है उसमें ज़्यादा किया है। यदि हम उसका जानने का प्रयास करें तो देसी गायों में क्यों ज़्यादा हुआ है, क्योंकि देसी गायें जो जहाँ पर थी, जैसे राजस्थान में बहुत गायों में, या स्ट्रे एनिमल जो थे उनके अंदर हुआ है, क्योंकि उनका जो खान पीन है वो उतना अच्छा नहीं है। हालांकि वेल मैनेज्ड फार्म है, जिनका अच्छी तरह वो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन भी देते हैं, वहाँ भी आई है, वहाँ मोर्टलिटी भी है, एनिमल मरे भी हैं। परंतु एक इनहेरेंट जो अपनी इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, इम्यूनिटी का बड़ा ही एक रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है पशु की, उसका काफ़ी रोल है इसमें। तो जो कमज़ोर पशु थे वो इसकी चपेट में ज़्यादा आए, जिनको भरपूर न्यूट्रिशन नहीं मिलता था, और जो खास तौर पे जो स्ट्रे एनिमल है, देसी गाय, देसी गाय जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं थी, वो जैसे ही चर फिर के अपना पेट भरती थी, तो वो पशु इसकी चपेट में ज़्यादा आए हैं। दूसरा, ये जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, जो स्ट्रे गाय हैं, उसके कारण ये फैला भी ज़्यादा। अब स्ट्रे गाय मतलब यहाँ पर है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर चलेगी चारे की तलाश में, तो उसके अंदर बीमारी है, तो उसको कोई मच्छर काटेगा, वो दूसरे हेल्दी पशु उस गाँव, पड़ोस के गांव में होगा, तो उसको काटेगा, तो उस कारण ये बीमारी फैली है। तो स्ट्रे एनिमल का कंट्रोल मैं ये मानता हूँ कि किसी भी बीमारी के इस प्रसार को रोकने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा ये ऐसी बीमारी है कि इसको हम कंट्रोल कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि इसमें एक तो वेक्टर कंट्रोल माना जाता है कि जो मच्छर और मक्खियाँ हैं उनको कंट्रोल करें, क्योंकि ये सांस से या हवा से नहीं फैलती, ये मच्छर मक्खियों से फैलने वाली दवाई है। तो जिन एरियाज़ में पंजाब गवर्नमेंट ने जब हमारी यूनिवर्सिटी से सलाह लेके जब इसको कंट्रोल करने की बात कर रहे थे, तो ये यूनिवर्सिटी ने सलाह दी कि आप हर गांव के अंदर
और हर गौशाला के अंदर, गौशाला के आसपास, सब जगह के ऊपर ये जो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे है ये ज़रूर करवाइए। तो उससे काफ़ी हद तक हमको सफलता भी मिली इस डिजीज़ को रोकने के लिए। साथ में बड़ी तत्परता से पंजाब सरकार ने वैक्सीन अपने मुहैया करवाई अपने फील्ड वेटनेरियंस को, और वो लगाई। इस साल ऑलरेडी फरवरी में वैक्सीनेशन कर चुका है। दूसरा इसका, क्योंकि इसका प्रकोप ज़्यादा यूँ हुआ कि लोगों को जागरूकता नहीं थी, परंतु हम अपने जो हमारे पशुपालक भाई, जो डेयरी वाले किसान आते थे हमारे पास, उनको हम पहले ही बता रहे थे, जागरूक कर रहे थे कि ये एक बीमारी है जो इंडिया में आ चुकी है और कभी भी आ सकती है। तो आप अपने फार्म की जो बायोसिक्योरिटी है उसको बढ़ाएं। और हमने लगभग ये जुलाई में आई है, जुलाई 22 में हमने अक्टूबर 21 का हमारा एक वैज्ञानिक पशुपालन हमारी मैगजीन है जी, उसके फ्रंट पेज पे हमने इस बीमारी के लिए आगाह कराया था जी, किसान भाइयों को कि ये बीमारी कभी भी पंजाब में भी आ सकती है। आप अपने पशुओं को कैप्रीपॉक्स की जो वैक्सीन है वो लगवाइए, क्योंकि और कोई वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है नहीं, अभी तक भी नहीं है। हालांकि एक ICAR ने एक नई वैक्सीन बनाई है, परंतु अभी तक उसको मंजूरी वगैरह नहीं मिली है। तो कैप्रीपॉक्स की ही जो वैक्सीन है वो 3 ml लगाई जाती है, उसी के कारण हम बचाव कर सकते हैं। जिन किसानों ने वो लगवा ली वैक्सीन, हमारी उस मैगजीन को देख के हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग में आते हैं, उन्होंने अपना नुकसान को कम कर लिया। तो जिसको वैक्सीन लगी होती है उसको अंदर नुकसान उतना नहीं होता। सर, जिस गाय में भी ये बीमारी होती है तो मृत्यु तो होती ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी गाय की मृत्यु होती है, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन एक गाय में ये एंट्री करने के बाद उसको किस किस तरह से प्रभावित करती है? दूध उत्पादन कम होता है, इसकी इम्यूनिटी पावर है, या कुछ और अपने लक्षण छोड़ जाती है? बिल्कुल जी, सब कुछ ही होता है उसको, क्योंकि एनिमल सबसे बड़ा है कि कईयों में तो बहुत सीवियर बीमारी आती है, डेथ हो जाती है, 5-4% एनिमल की डेथ भी होती है, ज़्यादा की नहीं होती। पर जिनमें सीवियर आते हैं ना, उसका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। हमने पोस्टमार्टम में यह देखा है कि उसके इवन लंग्स के अंदर जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर, सबके अंदर वो गांठें सी जो हैं, जो स्किन के ऊपर बनती हैं, वो वहाँ भी बन जाती हैं। मतलब जो शरीर पे गांठें दिखाई देती हैं बाहर, वो अंदर भी होती हैं? अंदरूनी जो अपने अंग हैं उन पे भी वो होती हैं। जैसे दिल हो गया, आपका लीवर हो गया, जिगर हो गया, फेफड़े हो गए, उनके ऊपर भी वो गांठें होती हैं। और आपने देखा होगा कि जिसमें पशु में बार वाली जो गांठें हैं स्किन के ऊपर जो है, चमड़ी के, वो उनके अंदर एक तरह से वो फट जाती हैं और उनके अंदर से खून सा दिखाई देता है। तो वो बहुत पेनफुल होता है, और अंदर जब होती है तो उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जानवर के लिए बहुत मुश्किल होता है। दूध है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है लगभग, और वो दोबारा नए शुरू होने की स्थिति में आ जाता है कि दोबारा आप उस दूध को नहीं अचीव कर सकते। यानी कि सर, जिसको वैक्सीन दे दी गई, जिसको लंपी डिजीज़ हुई, वो बच गई, ठीक हो गई, तो जब वो दूध देने की हालत में और दूध दे रही हो जैसा पहले देती थी, क्या वो दूध पिया जा सकता है? हाँ, दूध पिया जा सकता है, क्योंकि ये इसका वायरस का ह्यूमन के ऊपर कोई ज़्यादा नहीं कोई केस आया। कुछ एक केस मेरे पास कुछ हमारे फील्ड वेटनेरियंस ने और उन्होंने भेजे थे कि जो किसान जानवरों के साथ रहता था, उन जानवरों को आई थी बीमारी, उसके कुछ जैसे हो जाती है ना पतली पतली फुंसी टाइप, हार्ड फुंसी, वो एक आधे के यहाँ पर दिखाई दे रही थी। पर ये नहीं कह सकते कि इस बीमारी के कारण थी या नहीं। पर ये देखो, ये कुत्तों में भी पाई गई है। जो कुत्ते कांटेक्ट में थे, जो डेड एनिमल्स का मीट खा रहे थे, लंपी स्किन, उन कुत्तों के अंदर भी आई है, घोड़ों के अंदर भी लक्षण आए हैं इस तरह के। हालांकि ये बताई गई है कि ये गाय भैंस की है, गाय की खास तौर पे, परंतु जो पिछले साल हमारे सामने जो आया केस, उसमें घोड़ों में भी लक्षण पाए गए, कुत्तों में भी लक्षण पाए गए। और ह्यूमन में जिस तरह बताया गया कि ये आदमी है जो कि पशुओं के साथ रहता, तो उसके छोटी छोटी हार्ड फुंसी टाइप हो रही थी। तो वो पर इसके ऊपर कोई रिसर्च उस तरह की नहीं हुई है कि हम ये बताएं कि हाँ, कि उसी वायरस के कारण वो लक्षण आए हैं, वो सिम्टम जो आए हैं वो इसी वायरस के कारण आए हैं या नहीं आए हैं। सर, जैसे जो बात की जा रही है, आपने भी कहा क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फ्लक्चुएशन, तो क्या इस बीमारी का जो एक सबसे बड़ा कारण है और इसके आने का, फैलने का, वो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फ्लक्चुएशन ही है? वो तो है ही, क्योंकि अदरवाइज जिस तरह ये कितने सालों से ये अफ्रीका के अंदर एक तरह से रुकी हुई थी, और उसके बाद ये फिर आगे चली है, पिछले 2 दशक में ही ज़्यादा फैली है दुनिया के अंदर जहाँ भी आई है। इसी तरह एक और बीमारी है जैसे अफ्रीकन स्वाइन फीवर, आपको पता होगा, वो सूर की बीमारी है। वो हमारे नॉर्थ ईस्ट से होती वो आई है, आसाम साइड से होती हुई आई है।
तो ये बीमारियां पहले नहीं होती थी हमारे। ये दोनों बीमारी, बर्ड फ्लू तो चलो कई सालों से चल रहा है, पर ये बीमारियां जो क्लाइमेट चेंज के साथ आ रही हैं, तो कई तो जूनोटिक बीमारियां भी हैं जो ह्यूमन में होती हैं। ह्यूमन की भी जो बीमारियां हैं, ये मानो कि जो नई बीमारियां आ रही हैं उनमें से 75% जो बीमारियां हैं वो पशुओं से ही आ रही हैं, पशु जनित रोग हैं वो। मैं वही आ रहा था सर कि जैसे लंपी आ गई, जो स्वाइन फ्लू है वो आ चुका है, क्या ऐसे कुछ एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं कि जिनका हम पालन करें अपने पशुओं के बाड़े में, किसान अपने ऊपर भी अप्लाई करें कि जिससे इस तरह की बीमारियां पशुओं में ना आए? बिल्कुल जी, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है बायोसिक्योरिटी। हम अब तक पशुपालन जो करते हैं, हम ट्रेडिशनल अपने पारंपरिक तरीके से करते हैं। पशुपालन को हम एक दोयम दर्जा देते थे, हम इसको एक कृषि का सहयोगी धंधा कहते थे, जबकि ये कृषि का सहयोगी धंधा मैं नहीं मानता। आज के दिन जो व्यक्ति पशुपालन करता है उसका ये प्रमुख धंधा होता है, खेती बाड़ी उसका सहयोगी धंधा बन जाता है, क्योंकि वो अपने पशुओं को फीड करने के लिए चारा या कोई उगाता है, वो पशुओं के लिए उसकी प्राइमरी जो है वो पशुपालन उसका व्यवसाय हो जाता है। तो इसको ये कहना कि ये व्यवसाय आपका सहयोगी व्यवसाय है, ये गलत है। ये आज के दिन मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। और आप देखिए देश के अंदर भी लगभग कृषि का जो जीडीपी के अंदर जो योगदान है उसमें से 1/3 योगदान तो पशुपालन का है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 8.5 लाख 9 लाख करोड़ की तो इनकम हमारे किसानों की दूध उत्पादन से है एक साल के अंदर, पार्लियामेंट में रूपाला जी ने, है ना। तो ये मतलब वास्तव में इसका जो योगदान है, आप पूरा जितने भी अनाज होते हैं, मक्का, ये गेहूँ, चावल, बाजरा, मिलेट्स सारे लगा लो, वो सारे आपके 5 लाख करोड़ के भी नहीं होंगे। अकेला दूध आपका 8-9 लाख करोड़ रुपए का है। आप जितनी दालें हैं वो सारी लगा लो तो भी आप दूध के बराबर नहीं कर सकते। दूध के अलावा मीट देखिए, पोल्ट्री का देखिए आप उद्योग, कितने लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं, कितनों। तो जब ये आपका प्रमुख धंधा हो गया है, प्रमुख व्यवसाय हो गया है, तो इसको एक साइंटिफिक सोच के साथ करना की आवश्यकता है। जो हम इसको एक पशु साइड में, घर के पिछवाड़े में एक पशु बंधा है, 2 पशु बंधा है, उस तरह से अब ये बहुत समय तक हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह करना, क्योंकि बीमारियां भी नई नई आ रही हैं, चैलेंजेस भी नए नए आ रहे हैं। तो हमें इसको साइंटिफिक तरीके से करना पड़ेगा और थोड़ा सा कंसोलिडेशन की भी आवश्यकता है। एक जानवर के बजाय कम से कम 5, एक वाला 5 जानवर रखे, 5 वाला 10 रखे, 20 रखे, 50 रखे, तो ये कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। उस कंसोलिडेशन के साथ क्या होगा, एक तो आपकी जो लागत है वो कम आएगी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप एक जानवर पाल रहे हो, आपको उतना ही टाइम उसके लिए देना है। आप यदि 2 पाल रहे हो तो भी लगभग आप आधा घंटा और फालतू लगा लो दिन के अंदर, तो आपके एक की बजाय 2 जानवर भी पड़ जाते हैं। परंतु यदि आप 100 जानवर कर रहे हो तो आपको उसका 100 गुना लेबर नहीं करनी पड़ेगी, आपको उसकी 10 गुना लेबर में भी 100 जानवर पल जाएंगे। तो उस लिए आप एक तो इसको कंसोलिडेशन करें, जो जानवरों की होल्डिंग है फार्म प्रॉपर तरीके से बनाए जाएं, और उस फार्म को बनाते टाइम बहुत आवश्यक है कि हम बायोसिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखें। आज के दिन हमारे अंदर कोई सोच ही नहीं है बायोसिक्योरिटी की। बायोसिक्योरिटी क्या है कि जो बाहर की बीमारी है वो आपके फार्म के अंदर ना आए। वो तब पॉसिबल होगा जब आप कंट्रोल रखेंगे कि आपके फार्म के अंदर कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। आपके फार्म के आसपास एक फेंसिंग है क्या, एक आपने बाड़ लगा रखी है क्या, ताकि कोई भी स्ट्रे एनिमल आ गया, उसकी कोई बीमारी वो आपके जानवरों के लगा जाएगा जी। तो बायोसिक्योरिटी है आपके जो विजिटर आ रहे हैं। आप देखिए कोई भी अच्छा फार्मर है, जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, वो आपको अपने जानवरों तक नहीं ले जाएगा। वो यदि ले भी जाएगा तो आपको कहेगा अपने जूते उतारो, अपने जूते ये वाले पहनो, केमिकल वाले पानी में जूते को धोना। जिस तरह आपको पता है कि जब कोरोना के टाइम जो सैंपल लेते थे वो पूरी पीपी किट वगैरह, तो जो एडवांस्ड फार्मर है वो तो पीपी किट आपको पहना के तब फार्म के अंदर घुसने देते हैं। और यही मेरे ख्याल से ज़रूरत है, ये ज़रूरत भी है। तो ये बायोसिक्योरिटी नहीं होगी तो आपको किसी भी बीमारी की चपेट में आपका फार्म आ सकता है, और फिर आपको मतलब कोई बचा नहीं सकता उसके बाद। यदि कोई बीमारी आ जाती है तो बचाव इसी में है, वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए। जो बीमारियों की वैक्सीन उपलब्ध है, जैसे अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वैक्सीन तो उपलब्ध ही नहीं है, पर जिनकी है वो समय पर होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। वैक्सीन में प्रॉब्लम क्या आती है कि जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन नहीं रहती। आप ऐसे सोर्स से खरीदो जहाँ पर आपको ये पक्का पता है कि इसने
एक दिन भी फ्रिज से बाहर नहीं निकाली, और फ्रिज इसका 24 घंटे चलता है। उस दुकान से, उस फार्मास्यूटिकल कंपनी से आप अपनी वो वैक्सीन खरीद के अपने पशुओं को लगवाएं। और उसके अलावा जो बायोसिक्योरिटी है, फार्म के अंदर किसी भी बार का व्यक्ति या कोई पशु न घुस पाए, इसके लिए आप पूरा प्रबंध, उचित प्रबंध करें। जो आए वो पूरी एहतियात के साथ अपने लाल दवाई के साथ अपने हाथ धोए, पैर धोए, या पैर के ऊपर आप जो जूतों के कवर दें या जूते बदलवाएं, तो वो सारी चीज़ आपको देख रेख अपनी करनी पड़ेगी। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरह से वीसी इंद्रजीत सिंह जी ने बताया कि हमें ज़रूरत है एहतियात बरतने की, न केवल अपने को बचाने के लिए, वरन जो आपने अपने बाड़े में पशु भी पाले हुए हैं उनकी भी ज़िंदगी बचाने के लिए, और जो आपने जिस मकसद से उन्हें पाला है, दूध कारोबार के लिए या मीट के लिए, वो भी लोगों तक हेल्दी पहुँचे, उसके लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि आप बायो सिक्योरिटी, जो कि जो बाड़े का गेट है वहीं से उसको फॉलो करना शुरू किया जाता है। और अगर ऐसा कोई भी प्रोग्रेसिव किसान करता है तो वो ना सिर्फ अपने पशुओं की अपनी ज़िंदगी सेव करता है, वरन वो जहाँ दूध सप्लाई दे रहा है या मीट सप्लाई हो रहा है उन पशुओं का, वहाँ भी वो ज़िंदगियों को सेव कर रहा है। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक पर।